जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस दोनों चुप। प्राची जाओ खाने की तैयारी करो, और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं, इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो अरे, जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना,
तो याद कर, वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियाँ कैसे मिलेंगी? के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ, आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जिठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जिठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है।
ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? देखो तो, रायना के लिए मैंने एक लड़का देखा है। पैसे तो इतने हैं कि लाखों रोज इधर से उधर हो भी जाए तो पता ना चले। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का हमारी रायना से शादी क्यों करेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा ना, कमी क्या है हमारी रायना में? अच्छा, फोटो तो दिखा दो, कैसा है लड़का? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा निकले। अरे थोड़ी सी उम्र में बड़ा लड़का कोई बूढ़ा नहीं होता। ये देखो। फोटो किसी लड़के की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। ये क्या बकवास है? कौन है ये? इसके बेटे की फोटो दिखाओ। जी ये वो लड़का ही है। अरे साधना, तुम सगी माँ हो या सौतेली? अरे पैसा रहेगा तो राज करेगी ना। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी से बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद नहीं कर सकती तो मेरा इस घर में रहने का अधिकार ही नहीं है। जैसे ही वो जाने लगती है कि तभी रायना वहां आ जाती है। माँ, आप जहां बोलेंगी मैं वहां शादी कर लूंगी, आप कहीं मत जाइए। और फिर रायना की शादी अपने से 11 साल बड़े राधा राम से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन, अरे माँ, कैसे आना हुआ आपका? अरे बेटी, घर में आने के लिए कुछ सोचना होता है क्या? ये लो, पूरे 2 दर्जन केले हैं बेटा। शुक्रिया माँ। वैसे और बताइए। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और तू तो जानती है कि उनकी कमाई कितनी है। अगर तुझसे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। माँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह बेटी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी में पैसा लगाया, अब तेरे मायके वालों को जरूरत है तो तू ऐसे जवाब देगी? अरे माँ, ऐसे मत बोल। मेरी मुंह दिखाए में जो पैसे मिले थे ना, वो मैं तुझे दे देती हूँ। लेकिन अगली बार से आपको जब पैसों की ज़रूरत हो तो आप कुछ दिनों पहले ही बता देना। अरे ठीक है, तो अभी से सुन ले, अगले महीने भी पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। तभी वहाँ रायना की सास आ जाती है। अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? अरे कुछ खाया पिया आपने? अब जी वो केले लाई हूँ पूरे 2 दर्जन। अब बेटी के ससुराल आना था तो खाली हाथ थोड़ी ना आती मैं। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से बेटी से बात करिए, मैं और भी कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सास के जाने के बाद साधना भी पैसे लेकर घर आ जाती है। अब दिन बीतते हैं। साधना हर महीने रायना के घर आती और पैसे लेकर चली जाती,
लेकिन एक दिन अचानक रायना की सास का फोन साधना पर आता है। बहन जी, जैसे भी हो आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए ना। हमारी बहू रायना को क्या हो गया है, न बोल रही है न हिल रही है। हैं? अरे मार तो नहीं डाला मेरी मासूम बेटी को? साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को कंगाल कर दूंगी, क्लेम कर दूंगी करोड़ों का। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कहाँ से करोड़ों आ रहे हैं? अरे मार डाला हमारी बिटिया को उन लोगों ने। हैं? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है। दोनों रायना के घर पहुंचते हैं, जहां रायना का पति कहता है, अरे अरे आप डरिए नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है। अरे पर वो खतरे में गई क्यों? अरे क्यों मेरी लड़की को मारने की कोशिश की गई? अरे वकील करूंगी बड़े से बड़ा और सबको सड़क पर ले आऊंगी। अरे सौम्या की माँ में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बेटी को पाल ले। रास्ते में ले आऊंगी तुम लोगों को। हाँ। अरे माता जी, लेकिन डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी मेरी बेटी। अरे सुन तो लो भाग्यवान कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा दामाद। जी दामाद जी बताइए, क्या हुआ है हमारी बेटी को? अरे पता नहीं, सारी सारी रात किसके लिए कपड़े सिलती रहती है और वो कपड़े जाते कहाँ हैं। अरे हम तो इतने पैसे वाले हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके सिलाई के पैसों की। मैंने तो कहा भी कि बिटिया अगर इतनी इच्छा है तो दिन में एक ड्रेस सिल लो, लेकिन मानी नहीं। आप ही की बेटी है, पूछिए आप, पूरे होश में है अब। हाँ, ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेटी, माँ और पिता थे। बेटा, मैं तो जीते जी मर जाता अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या बात है बेटा, ये लोग अच्छे नहीं, तेरा पति ठीक नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। मेरी सास तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। अरे तो फिर क्या जरूरत पड़ गई मरने की? माँ, पता ही नहीं चला, सारी सारी रात काम करती रहती। आपको पैसे भी तो देने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सेहत खराब हो जाएगी। अरे पैसे देने थे तो सास से या पति से लेकर दे देती। नहीं नहीं माँ, ये मेरे सम्मान के खिलाफ था। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की मदद अपने पैसों से करूं। पिता को साधना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साधना की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी। तो जरा नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ। अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाई? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए।
ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना। मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे खाऊं प्लीज? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर। नौकरी? क्या कमी है तुझे रमा? तुझे पता नहीं हमारा बिजनेस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस है और तू नौकरी की बात कर रही है? लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा होने का भी क्या मतलब, जब घर की बहू को भी नौकरी करके खुद का खर्चा उठाना पड़ रहा है। नहीं रमा, तू बिल्कुल नौकरी नहीं करेगी। पर माँ जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। पागल हो गई है बहू? इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी और बहू टीचर? देख रमा, तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे देती हूँ, पर ये नौकरी की बात तू अपने दिमाग से निकाल दे। और जो सारा दिन वो किताबें पढ़ के तू अपना दिमाग खराब कर रही है ना, उसे भी दूर फेंक दे। मम्मी जी, पर समझिए तो। रमा देख, अगर तुझे यही बात करनी है तो चली जा यहां से, वरना मैं आज तुझे राहुल से बोल के तेरे मायके वापस भिजवा दूंगी, फिर वहीं गरीबों की जिंदगी में सड़ना। रमा छोटा दिल करके वहां से चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ
कुछ वक्त बाद रमा का पति राहुल कमरे में आता है। अरे रमा, क्या हुआ? इतना शांत क्यों हो आज? क्या हुआ, मैडम को शॉपिंग पे जाना है क्या? नहीं जी, बस यूं ही। अरे बोलो भी रमा, तुम्हारा यूं शांत रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रमा पति के सामने नौकरी करने की बात रखते हुए कहती है, सुनिए ना, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मम्मी जी से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं आपकी सहमति चाहती हूँ। राहुल रमा की बात सुनकर जोरों से हंस पड़ता है। अरे रमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें नौकरी करनी है। क्या कमी है तुम्हें? तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ। और वैसे भी तुम एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम भी ना रमा। रमा राहुल के सामने नौकरी करने की जिद करती है। पर सुनिए तो, मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से टीचर बनने का सपना था, मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पागल हो चुकी हो तुम। बिल्कुल पागल। राहुल भी माँ की भाषा बोलता है और रमा के सपनों का मजाक उड़ाकर सो जाता है। रमा फिर से अपना दिल छोटा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह रमा मम्मी जी से कहती है, मम्मी जी, मैं पास वाले बाजार तक जा रही हूँ। ठीक है बहू, पर शाम को जल्दी लौट आना। जी मम्मी जी। रमा सामान लेने मार्केट जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है, टीचर की ज़रूरत है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और बिना सोचे वहां चली जाती है। अब सुनिए, मैंने बाहर आपका पोस्टर दिखा, टीचर की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं अंदर चली आई। अरे मैडम, आप तो कोई बड़े परिवार से लगती हैं। हमारा तो बस एक छोटा सा एनजीओ है जिसके लिए हमें एक टीचर की ज़रूरत है जो कम पैसों में इन बच्चों को पढ़ा सके। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इन बच्चों को पढ़ाकर टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा मैडम जी, अब कल सुबह से रोज आ जाइएगा। रमा वहां से चली जाती है। अगले दिन, मम्मी जी, मेरी सहेली नई किटी पार्टी खोल रही है, तो मुझे कुछ दिन रोज उसके यहाँ जाना है। क्या मैं जा सकती हूँ मम्मी जी? सासू माँ खुश हो जाती है। अरे वाह रमा, किटी पार्टी, मैं अभी चलती हूँ तेरे साथ। सासू माँ के साथ चलने की बात सुन रमा डर जाती है। जी 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 माँ जी, वहाँ कोई आपकी उम्र का नहीं होगा, आप वहाँ बोर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू जा, पर शाम को वक्त से आ जाना। हाँ। रमा सासू माँ से झूठ बोल बच्चों को पढ़ाने निकल जाती है। वक्त बीतता चला जाता है और कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक, अरे ये रमा के कमरे में कॉपी और पेन, ये तो बच्चों की कॉपी लगती है। रमा, ओ रमा, तेरे कमरे में ये बच्चों की कॉपी और पेन कहां से आया? रमा डरती हुई वहां आती है। जी जी मम्मी जी, वो बुक ना शायद मेरी सहेली के बच्चों ने रख दी होगी, तभी आज बैग खोलते वक्त यहीं रह गई। सासू माँ रमा की बात सुन शक में आ जाती है। अगले दिन जब रमा घर से बच्चों को पढ़ाने निकलती है तो सासू माँ रमा का पीछा करती है। अचानक सासू माँ रमा को स्कूल में रंगे हाथों पकड़ लेती है। ओह माय गॉड, तो ये थी तेरी किटी पार्टी। मेरे तो करम ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया वालों को जब उनको ये बात पता चलेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन घर की बहू छुप के यहां नौकरी कर रही है। ओह गॉड, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तूने तो हमारा नाम ही डुबो दिया। चल घर, अभी बताती हूं तुझे। सासू माँ गुस्से में रमा को घर ले ही जा रही होती है कि तभी वहां स्कूल का मैनेजर आ जाता है और रमा से कहता है, अब मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारे एनजीओ के बच्चों ने शहर में टॉप कर हमारे एनजीओ का नाम रोशन किया है। आपका शुक्रिया मैडम जी।
इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद भी आपने बिना पैसों के इन बच्चों को पढ़ाया। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, कोई गरीब का बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा। मैनेजर की बातें सुन सासू माँ का रमा के प्रति दिल पिघल जाता है और वो रमा से कहती है, बहू, तू कल से रोज इन बच्चों को पढ़ाने जा सकती है, पर साथ ही इन बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें भी ले जाना। इन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सासू माँ की बातें सुन रमा खुश हो जाती है और फिर 1000 ही कमा पाता हूँ। इस घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो ना। क्या खाना और कपड़े पहनना भी बंद कर दूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मीरा। तुम जानती हो राधा का भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है। घर के खर्चों के साथ उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उठानी है। मेरे बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट राधा की शादी है, तो करो जो मन में आए। मैं बोझ लगती हूँ तो मैं बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। तुम्हारी सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएगी। मीरा, मुझसे बहस मत करो। सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर ही कलेश करके दिन मत खराब करो। इतना बोलकर कार्तिक वहां से चला जाता है। तभी, कार्तिक बेटा, ऑफिस जा रहे हो? मेरी दवाइयाँ लेते आना। और बेटा, बिजली का भी बिल 2 महीने से जमा नहीं हुआ, इसे भी आज जमा करवा देना। जी पिताजी, लाइए बिजली का बिल। 4600 रुपए बिजली का बिल आया है। माँ, मीरा, राधा, कितना ज्यादा बिल आया है। भैया, ये 2 महीने का बिल है और मैं तो सिर्फ फोन चार्ज करती हूँ। अरे बेटा, मैं तो गीजर से पानी गर्म करने के अलावा मेरे कमरे में एक पंखा और एक लाइट ही तो जलते हैं। मीरा, तो फिर इतना बिल कैसे आया? हाँ, सारा इल्जाम मेरे पर ही लगा दो ना। भाभी, आप भी तो एसी चलाती हो, उससे भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है ना। एसी मेरे मायके से आई है और वो भी अब सबकी आंखों में खटकने लगी है। मीरा, अपना मुंह बंद करो और आज के बाद तुम एसी नहीं चलाओगी। माँ, आप भी अपना पानी धूप में गर्म करके नहाया करो। कार्तिक ये कहकर घर से ऑफिस के लिए निकल गया। घर से कुछ आगे जाते ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। कार्तिक को पंचर बनवाकर ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। बॉस ने कार्तिक को अपनी कैबिन में बुलाया। may I come in, सर? कम इन। बहुत लेट हो तुम। सॉरी सर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हुआ? नो सर, अभी बाकी है। क्यों? सर, मार्केट में बहुत रिसेशन चल रहा है, बिजनेस कहीं से मिल नहीं पा रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम रिजाइन कर सकते हो। अब नहीं सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ। मेरी जॉब चली गई तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी सर। इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। जाओ यहाँ से और बिना बिजनेस लाए मुझे तुम अपना मुंह मत दिखाना। कार्तिक बिजनेस की तलाश में इधर से उधर कड़ी धूप में सारा दिन भटकता रहता है और थका हारा जब शाम को घर आया। बेटा, मेरी दवाई ले आए और बिजली का बिल भर दिया? अब दवाई लाना भूल गया पिताजी, और बिजली का बिल जल्दी भर दूंगा। पर बेटा, याद से भर देना, वरना बिजली वाले बिजली काट कर चले जाएंगे। लीजिए पानी। बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए स्कूल में जमा करने वाले पैसे लेकर आए? अभी सैलरी नहीं आई है मेरा, और अकाउंट में ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दूं? बच्चे अगर इस साल एनुअल फंक्शन नहीं अटेंड करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। अरे, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कार्तिक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अब मीरा रोने लगती है। भाभी, आप रोइए मत, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। पर राधा, घर के भी खर्चे हैं। कार्तिक के गुस्सा करने से घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। पर मीरा बेटा, लड़ाई करने से भी कोई समाधान नहीं मिलेगा।
उल्टा घर का माहौल ही खराब होगा। पर मुझे लगता है हमें भी घर के खर्चों में हाथ बढ़ाना चाहिए। मुझे योगा सेंटर में जॉब का ऑफर मिला है, मैं कल से ही जॉब ज्वाइन कर लूंगी। वैसे तो मुझे भी सिलाई आती है, मैं भी लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारा घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगी और काज बटन लगाकर सिलाई करने में भी सहायता करूंगी। मीरा, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा। इसी बहाने मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। इस तरह से अब घर के सभी सदस्यों के सहयोग से पैसों की समस्या दूर हो गई और सब खुश रहने लगे। इससे हमें सबक मिलता है कि एकता में कितनी ताकत है। औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती। रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे। ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे, ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे, वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं।
अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूँ जो कोई मुझे ठोक दे? मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बन के सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ। मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली।
पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था। बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है ज़रूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी। इन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंक ही मचा रखा है। अरे क्या हो गया, क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है, अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में 2 बड़ा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे, सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेक मिल जाएगा। हाँ, बहन है ना तो उसकी। नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहती। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं, मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की एक खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही है आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान। वैसे भी लड़की की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे
वैसी ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहां जाकर बहू का भाई कहता है, मेहरबान आ गए, मेहरबान आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। आप मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुंच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है। वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहा है? तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का। उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देती। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसू, अंदर खाना लग गया है। पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर। उनकी इज्जत क्यों नहीं की? देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो, पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? सो सॉरी। हाँ सांगसू, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ। तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अभी अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरे पति हैं। है नहीं था, हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं, मैं सांगसू के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सांगसू की शादी का मंडप परसों लग जाएगा, तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसू के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या कानूनी है? आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है, भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसू की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हो, मैं करूंगा शादी। प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास
पुलिस के साथ आ जाती है। सरसों माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांसू के गले लग जाता है। माँ तू सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीज़ों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई। माँ क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाई करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी। अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात होगी? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके, तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था। बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू, ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है
जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है, उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग। छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहाँ किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूँगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? तुम कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? हम क्यों जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं। देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था? कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूँ।